नम्रता, आपको इस सक्सेस स्पीक्स प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। एंड बहुत खुशी की बात है कि आप झारखंड से हैं, गढ़वा से हैं और आपने अपने तीसरे अटेम्प्ट में इतनी बड़ी मंजिल प्राप्त कर ली है, राइट? जी सर, धन्यवाद सर। तो आपके और आपके फैमिली को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, राइट? ऑल इंडिया 73 रैंक बहुत अच्छा रैंक होता है, प्रॉपर आईएएस सब बनने जा रही हैं, राइट? ट्रेनिंग आपकी शुरू होने जा रही है, तो नेचुरली घर में सेलिब्रेशन का माहौल कंप्लीट हो गया या अभी चल रहा है? कंप्लीट हो गया सर, पर काफी चला 2 महीने तक। ये इसी का इंतज़ार हमेशा हर कैंडिडेट के लिए होता है कि एक दिन आएगा जब सिलेक्शन होगा और नेचुरली द फेलिसिटेशन एंड ऑल द सेलिब्रेशन बिगिंस फ्रॉम हियर, राइट? सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू यू। आप अपने बारे में थोड़ा सा नम्रता बताइए, अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली में कौन है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? जी सर। सर मैं गढ़वा जिले से हूँ, झारखंड से। और मेरा एक संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली, जिसमें मेरे दादाजी, दादी, चाचा, चाची, पिताजी, भाई बहन, कजन सब लोग साथ में रहते हैं। मेरा घर एक गांव में है सर, पूर नाम का एक गांव है, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरा प्रारंभिक शिक्षा गढ़वा जिले में ही, गढ़वा हेडक्वार्टर से शांति निवास स्कूल से हुआ है, हिंदी मीडियम में। 10th तक की पढ़ाई की है मैंने। जी सर। फिर 11th-12th भी मैंने गढ़वा से ही किया है स्कूलिंग। इसके बाद मेरा ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक खत्म किया मैंने 2017 में। ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने 1 साल जॉब करी है मुंबई में, इन अ टेक कंपनी या फिनटेक काइंड ऑफ कंपनी। 1 साल जॉब करने के बाद मैंने 2018 में प्रिपरेशन चालू किया था यूपीएससी का, जॉब छोड़ने के बाद। और मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं सर यूपीएससी में। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई रीच्ड अप टिल इंटरव्यू। सेकंड अटेम्प्ट में आई वाज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स ओनली, एंड दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। So yeah, this is my short background. वेरी गुड। रियली आपकी स्टोरी जो है आपके ऑडियंस के लिए, फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही रोचक और बहुत इंस्पायरिंग होने जा रही है। थोड़ी सी चर्चा आपके फैमिली में से, चूंकि आप कहते हैं कि आप गांव के पृष्ठभूमि से हैं। बहुत लोग जो गांव से आते हैं उनको लगता है कि जो गांव के लोग हैं उनके लिए तो कुछ बना ही नहीं है, नहीं कर सकते, जबकि अधिकांश लोग आज गांव से निकल के बहुत ऊंचाई पे पहुंच रहे हैं और सिलेक्शन में भी बहुत आगे हैं। तो जो गांव का वातावरण था उसमें से पेरेंट्स क्या करते हैं आपके, आप दोबारा जरा बताएंगे? सर मेरे फादर टीचर हैं, मिडिल स्कूल में वो पढ़ाते हैं। ये मैंने स्पेसिफिकली इसलिए पूछा कि आप गांव के माहौल से ही, नेचुरली वो गांव के किसी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, राइट? तो एक वातावरण, एक डेवलप होना कि आप आईएएस बनोगे, तो ये क्या बचपन के दौरान उसी समय से डिस्कशन में चल रहा था या बाद में ये आइडिया आया? सर मैं शुरू से पढ़ाई में मुझे इंटरेस्ट था, तो मेरे फैमिली वालों का मन तो था शुरू से, वो चाहते थे कि मैं तैयारी करूं कम से कम। लेकिन मैं उस समय उतना सीरियस नहीं थी, मैं बस धीरे धीरे उसको वन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहती थी। तो मैंने इतना बचपन से सोचा नहीं था कि आईएएस करना है। मुझे बस 10th के बाद मैथ्स अच्छी लगती थी, तो मैंने जेईई की प्रिपरेशन कर ली। और ग्रेजुएशन के बाद सब लोग जॉब ले रहे थे, तो मैंने जॉब ले लिया। हालांकि मेरे फैमिली में सबको बचपन से ही था कि प्रिपरेशन करना है, और तो इसलिए था थोड़ा सा एक माइंडसेट। और जैसे बिहार झारखंड में होता भी है, अगर बच्चा पढ़ाई में थोड़ा अच्छा है तो पेरेंट्स चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाए। जैसे थोड़ा बच्चा अच्छा दिखने लगा काम में तो उसका ख्वाब देखना शुरू हो जाता है कि आईएएस आईपीएस बनेगा। बहुत अच्छी बात। तो एक कहते हैं कॉन्क्रीट आइडिया आना कि सिविल सर्विसेज में कि अब मुझे जाना ही जाना है, ये फर्म डिसीजन रिगार्डिंग गोल एज ए करियर कि हमें जो आईएएस बनना है, ये कब और किस समय हुआ? ये सर जॉब के 1 साल होने के बाद फिर मुझ पे फैमिली का प्रेशर थोड़ा बढ़ गया था कि अभी अच्छा टाइम है प्रिपरेशन शुरू करने के लिए। तो एक तो वो था, और दूसरा मैं देख रही थी कि मेरे कॉलेज से भी एक माहौल था, बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो प्रिपरेशन में थे, सीनियर्स थे जो एग्जाम को क्रैक कर रहे थे और अच्छी जगह पहुंच रहे थे। तो वो सबको देख के मेरा कॉन्फिडेंस आया कि मेरे आसपास के लोग ही हैं जो इस एग्जाम को दे रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं। तो फिर वो दोनों चीज जब जाके कंबाइन हुई, तो फिर मैंने सोचा कि एटलीस्ट आई विल ट्राई 1 or 2 अटेम्प्ट्स। तो तब जाके मैंने जॉब को क्विट किया और प्रिपरेशन चालू की। पहला अटेम्प्ट आपने 2019 में दिया और आप उसी अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंच गई, है ना? लेकिन चंद मार्क्स से फिर आप पीछे रह गई, राइट? तो उसका प्रिपरेशन सीरियसली आपने कब शुरू किया था? सर जुलाई 2018 के एंड में मैंने शुरू किया था प्रिपरेशन, और जून 2019 में मैंने अपना फर्स्ट प्रीलिम्स दिया था। तो लगभग 11 महीने का समय था, उसी में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट का पूरा तैयारी किया था। तो नम्रता, एक्चुअली पहले अटेम्प्ट में आपका इंटरव्यू तक पहुंच जाना और फिर नहीं होना, वो तो बहुत ही शॉकिंग रहा होगा आपके लिए, बड़ा डिमोटिवेटिंग हो गया होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था तो मेंस देना ही मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस समय। लेकिन मेंस होने के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया था खुद से कि अब शायद मैं सेलेक्ट हो सकती हूँ, एटलीस्ट लिस्ट में आ सकती हूँ। तो ये होप्स हुआ था मुझे।
हाँ, लेकिन जब रिजल्ट में लिस्ट में नाम नहीं था तो थोड़ा मैं डीमोटिवेट हो गई थी कि अभी फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। तो उसके बाद अपने आप को कैसे संभाला और फिर कैसे शुरुआत की, क्योंकि अगली बार आपका प्री भी नहीं हुआ, तो जी सर। तो ऐसा क्या कमी रह गई कि एक तैयारी तो अपने अच्छा करने के लिए की होगी कि नेक्स्ट टाइम तो मेरा हो ही जाना चाहिए, अगली बार प्री ही नहीं हो पाया, तो इसमें वो क्या स्ट्रेटेजी थी जिसमें कमी रह गई कि प्री ही गड़बड़ हो गया और आगे अब निकल नहीं पाई? इंटरव्यू के बाद मुझे होप्स था कि मेरा आ जाएगा, तो थोड़ा सा पढ़ाई भी ढीला हो गया था उस समय। तो और उस समय कोरोना लॉकडाउन और ये सब भी चीजें आ गई थी, तो बहुत अनिश्चितता हो गया था कि अभी क्या होगा नहीं होगा, तो उसमें पढ़ाई काफी डिस्टर्ब हुआ। फिर रिजल्ट नहीं आने के बाद करीब 1.5 महीना बचा था प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, तो उस टाइम में मैंने रिवीजन तो कर लिया था पूरा। शुरू में पढ़ना ही मुश्किल हो गया था, एंथो नहीं आता था, बुरा फील होता था, बट प्रीलिम्स था तो आई ट्राइड, रिवीजन कर लिया था, बट प्रैक्टिस उस लेवल का नहीं था जैसा प्रीलिम्स के लिए चाहिए होता है। तो एग्जाम के दिन आई वाज नॉट एबल टू कनेक्ट द डॉट्स जो प्रीलिम्स में ज्यादा जरूरी होता है, एलिमिनेशन टेक्निक एंड ऑल, ये सब अप्लाई ठीक से नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ और मुश्किल टाइम था सबसे। मुझे लगता है कि आपने शुरुआत में फर्स्ट अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ फाइनली, तो आपका ध्यान चला गया होगा कि मेंस में थोड़ा और नंबर ले आते हैं, इंटरव्यू अच्छा करते हैं और प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा, ऐसा कुछ मन में जरूर आया होगा कि प्रीलिम्स तो कर ही लेंगे, है ना? लेकिन जब नहीं हुआ तब आपको एहसास हुआ कि नहीं, प्री इज नॉट वन टाइम सीरियसनेस, एवरी टाइम सीरियसनेस, हर बार आपको उतना ही सीरियस होने की जरूरत है, राइट? बोल सकते सर, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स बहुत आराम से क्लियर हो गया था, अच्छे खासे मार्जिन से, तो हो सकता है मैंने थोड़ा कैजुअल अप्रोच ले लिया हो सकता है इधर। हाँ, तो वो तो आप बता ही रहे, कैजुअल तो आपने ले ही लिया था उसमें कि चलो ये तो हो ही जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये आपके बिहाफ पे मैं आपके ऑडियंस को बता दूं कि एवरी अटेम्प्ट इज ए सीरियस अटेम्प्ट, कभी भी आपको किसी स्टेज में डिलाई नहीं करनी चाहिए कि मेरा एक बार हो गया तो अगली बार तो हो ही जाएगा। नम्रता, एक तैयारी के बीच में जैसे एक होता है कि वेल बिगन इज हाफ डन, अच्छी तैयारी करें, क्योंकि आपने पहली बार ही इंटरव्यू तक पहुंच गए तो नेचुरली एक सिस्टमैटिक स्टडी तो आपने किया ही था। बड़ा स्टूडेंट को टेंशन होता है कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या छोड़ें, ये आप भी इस फेज से जरूर गुजरी होंगी, राइट? तो ये अपने अनुभव से बताइए कि स्टूडेंट को कि आपको क्या वो कंफ्यूजन था और कैसे शॉर्टलिस्ट करके आपने स्टडी को अपने स्ट्रेटेजाइज करके स्ट्रीमलाइन कर लिया, जो आप शेयर करना चाहेंगे। जी सर, जब प्रिपरेशन चालू किया था और पहली बार सिलेबस देखा तो बहुत डर लगा था, क्योंकि सिलेबस बहुत ह्यूज है और लगा था कि शायद ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतना सब कुछ पढ़ना। न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ना चालू किया था तो शुरू में समझ में नहीं आता था क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, तो मैं हर कुछ नोट कर लेती थी शुरू में। तो एक्चुअल में जब मैंने जुलाई में प्रिपरेशन चालू किया, उससे दिसंबर तक मुझे समय लगा ये समझने में कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मैंने सिलेबस को मल्टीपल टाइम्स देखा, फिर यूट्यूब में कुछ वीडियोस जैसे न्यूज़पेपर के कुछ एक्सप्लेनेशन वीडियोस वगैरह आते हैं, उनको देखा मैंने। तो इन सब चीजों से मुझे थोड़ा समझ में आने लगा कि बहुत धीरे धीरे आया, पर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि क्या चीजें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है, कौन सी बुक्स उठानी है। और शुरू से मेरा था कि मैं लिमिटेड बुक्स ही पढ़ूंगी, क्योंकि टॉपर्स जितने भी टॉक्स देखती थी वो यही बोलते थे कि ज्यादा कंटेंट के पीछे नहीं भागना है। तो बुक्स को मैंने लिमिटेड रखा और उनको ही लगातार बार बार रिविजन करती रही, और एक्चुअली सब चीजें कंबाइन हो जाती हैं अगर हम लोग सिंसियरली करते हैं किसी एक चीज को भी। तो यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है सर। ये आपने जो भी कहा कि लिमिटेड स्टडी रिसोर्सेज, राइट, तो उसमें यदि हम पूछें कि लिमिटेड से आपका क्या मतलब है, उसमें एनसीईआरटी का क्या रोल था या कुछ रेफरेंस बुक आपने एड ऑन किया, तो क्या ऐड किया, तो क्या कहेंगे आप? जी, एनसीईआरटी तो बेसिक सर मैंने पढ़ी थी, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की। उसके अलावा एक एक स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम वाली बुक हो गई, और जीसी लियोंग ज्योग्राफी के लिए रेफर की थी। ऐसे एक एक स्टैंडर्ड बुक्स ही रखी थी और उनको ही मैं बार बार पढ़ती थी। और बहुत ज्यादा नोट्स मेकिंग वगैरह मैं नहीं करती थी, लेकिन उन्हीं बुक्स को मैं बार बार पढ़ती थी। और न्यूज़पेपर में मैं काफी कंसिस्टेंट थी, हिंदू में हर एक दिन बहुत रिलीजियसली पढ़ती थी, तो और उसके नोट्स भी मैं अपने मेंस वगैरह के लिए बनाती थी। तो ये सारा चीज मैंने किया और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं किए। कुछ सब्जेक्ट में तो मैंने बस अपने नोट्स ही पढ़े, तो उस तरह से ही। नहीं, अभी आपने दो बात आपसे जानना चाहूँगा। एक तो आपने कहा कि आप नोट्स जो हैं बनाती थी रेगुलर अपने पढ़ाई की, हाँ तो वो एक हाउ टू मेक नोट्स फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ताकि आप ज़्यादा रिटेन कर सकें, तो वो थोड़ी सी अपनी जो कला आपने लिए इस्तेमाल किया वो बताइए कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जी, मैं मेनली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाती थी और मैंने अपने ऑप्शनल के नोट्स बनाए थे। जीएस में मैंने ज्यादातर बुक्स ही रेफर किया था। तो करंट अफेयर्स में स्टार्टिंग में फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए नोट्स बनाए थे,
पर मुझे लेटर रियलाइज हुआ कि प्रीलिम्स के नोट्स उतने ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, तो मैं लेटर मेंस की तरफ शिफ्ट हो गई। और मेंस के लिए मैं टॉपिक वाइज जो एग्जाम में टॉपिक होता था उसमें न्यूज़पेपर में कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता था, कोई अच्छा आर्गुमेंट, कोई फैक्ट, कोई केस स्टडी और कोई अच्छा इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन ही आ गया, कोई अच्छा थॉट, काउंटर थॉट, तो उनको मैं टॉपिक वाइज लिख लेती थी और जब भी कुछ नया आता था तो वही ऐड करती थी। तो इससे मेंस एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करना काफी आसान हो गया था। बहुत सारे टॉपिक्स के लिए केस स्टडीज वगैरह थे और एग्जाम के टाइम पे मुझे एक्सटर्नल सोर्सेज पे रिलाई नहीं करना पड़ा था, सब कुछ मेरे नोट्स में ही था। तो और थोड़ा अलग भी था क्योंकि मैंने खुद से बनाए हुए थे, कोचिंग वगैरह के नहीं थे, तो ये सब मुझे बेनिफिट हुआ। और ऑप्शनल में मैंने जो भी बुक्स यूज किए थे और जो भी वैल्यू एडिशन मटेरियल था उन सबको एक जगह कंपाइल करके, सोशियोलॉजी था मेरा ऑप्शनल, उसके नोट्स बनाए थे। जीएस में मैंने ज्यादा नोट्स मेकिंग नहीं करी है तो उसका एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। लेकिन आप ओवरऑल यदि मैं आपसे पूछूं कि नोट्स मेकिंग जो कला है या नोट्स मेकिंग से इस प्रिपरेशन में किस तरह से फायदा होता है, क्या बेनिफिट है इसका? जी, उसका बेनिफिट ये है कि रिवीजन बाद में बहुत आसान हो जाता है, स्पेशली मेंस के टाइम पे इतना सारा कंटेंट है, सबको कंपाइल करने में और याद रखना मुश्किल है। पर अगर वो आपने एक जगह कर रखा ऑलरेडी और आप उसको 2 बार 3 बार देख रहे हो तो पूरा तो नहीं रिटेन कर पाएंगे, बट जितना भी करेंगे वो एग्जाम के लिए एनफ हो जाता है। तो अपना एक खुद का नोट्स होना जरूरी है और दूसरों के नोट से कई बार समझने में भी प्रॉब्लम होती है, अपना हैंड रिटन है। दूसरा फायदा ये भी है कि याद रखना आसान हो जाता है, विच वॉट एवर यू हैव रिटन विथ योर हैंड्स वो याद रहता है, तो एक फायदा ये भी है। तो ये 2 चीजें ही लगी मुझे। अपनी हैंडराइटिंग को इंसान ज़्यादा रजिस्टर करता है, पहचानता है और इम्प्रिंट हो जाता है दिमाग में, तभी ये चीज़ें याद रहती है, राइट? जी बिल्कुल। तो लिख कर पढ़ना, नोट्स बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग आपकी इस बात से समझेंगे और अपना भी एक तरीका को बदलेंगे कि नोट्स बना करके पढ़िए और अपने हिसाब से उसको मेमोराइज करने के लिए अपना चार्ट्स, पाइग्राम कुछ बनाइए, ठीक है ना? अच्छा, अब ये हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, चूंकि आपने कहा आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी, राइट? हाउ टू रीड न्यूज़पेपर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूज़पेपर तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई कैसे होगी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आप अपने अनुभव से बताइए कि क्या न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट है, नहीं है, या कैसे उस पर एक ग्रिप लाएं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए किसी कैंडिडेट को? जी सर, न्यूज़पेपर वैसे मुझे पढ़ना पसंद भी था, तो जो इम्पोर्टेंट नहीं था वो भी मैं पढ़ लेती थी, लेकिन दूसरे लोगों को बोलूंगी कि जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़िए। और रिकॉग्नाइज करने के लिए सिलेबस को बार बार देखना जरूरी है। जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो जैसे मॉनेटरी पॉलिसी अगर पढ़ा है और मॉनेटरी पॉलिसी का कोई न्यूज आपको दिख रहा है तो ऑफकोर्स इट इज इम्पोर्टेंट, तो उस तरह से आप रिकॉग्नाइज कीजिए सिलेबस के हिसाब से। और यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन वीडियोस आते हैं जहाँ पे वो बताते हैं कि किस न्यूज को किस तरह से यूज करना है। न्यूज़पेपर पढ़ते समय एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी आप कोई न्यूज पढ़ते हैं तो उसी समय उसको सोचिए कि आप इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, मेंस में किस तरह से यू कैन राइट, जीएस 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। तो उससे क्या होगा, जब आप लिखने लगेंगे तो आपको स्ट्राइक करेगा। अगर सोच के नहीं रखा है तो बाद में उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोई भी न्यूज पढ़ती थी तो मैं उसके आगे या तो लिख देती थी कि आई कैन यूज दिस इन GS3 एज केस स्टडी, तो एक वो चीज मैं करती थी। और बाकी आई यूज टू एंजॉय रीडिंग न्यूज़पेपर। बहुत सारे एस्पिरेंट बोलते हैं कि हमारे लिए बहुत बर्डन है, हम नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत टाइम लगता है, तो पता नहीं, न्यूज़पेपर सबसे एक्साइटिंग पार्ट मुझे इसलिए लगता था क्योंकि उसमें हर दिन कुछ नया होता था, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। तो मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और वो प्रिपरेशन को थोड़ा एक्साइटिंग भी बनाता है अकॉर्डिंग टू मी। राइट नम्रता, आपके ब्याह पे आपके पॉइंट को थोड़ा मैं समराइज कर देता हूँ। न्यूज़पेपर यदि कैंडिडेट नहीं पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो एक कनेक्ट है, अल्टीमेटली जो कुछ पास्ट में घटना हुई या चीज़ें वो तो पास्ट की हो गई, लेकिन जब उसका रेलेवेंस तब बनेगा जब उसको कनेक्ट करके हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी में, इन्वायरमेंट में, हिस्ट्री में कोई भी चीज़ें जो आ रही हैं या घटित हो रही हैं या उसका आज रेलेवेंस क्या होगा, तभी उसका मायने बदलेगा। तो इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, उसके लिए जैसे आपने बीच में कहा कि सिलेबस पे ध्यान रखिए कि सिलेबस पर यदि क्लैरिटी रहेगी तो उन्हीं सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं उसके अराउंड जो भी न्यूज सामने आ रहे हैं और उसको कनेक्ट करके करंट से पढ़ेंगे तो वो चैप्टर्स भी आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, अभी आपने मॉनेटरी पॉलिसी के रेफरेंस से समझाया कि कोई भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ है, यदि इम्पॉर्टेंस समझेंगे तो साथ के साथ उसको ब्रीफ नोट्स बनाते जाएंगे तो कल के दिन में आपके दिमाग में वो बैठती जाएगी बात और आगे चल के रिवाइज करना भी आपको आसान होगा। करेक्ट। नॉर्मली कितने न्यूज़पेपर एक कैंडिडेट को पढ़ना चाहिए? एक न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से काफी है प्रीलिम्स और मेंस के स्टेज तक। इंटरव्यू के टाइम में हम लोग 2 न्यूज़पेपर रेफर करते थे, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में पढ़ती थी, बट एक न्यूज़पेपर काफी है अगर उसको अच्छे से पढ़ा जाए तो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कितना टाइम देना चाहिए न्यूज़पेपर का और आप कितना देते थे?
सर जब मैंने शुरू किया था तो ऑनेस्टली मुझे 3.5-4 घंटे लग जाते थे, क्योंकि जैसे मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, तो हम लोग को हिंदू की लैंग्वेज समझने में ही प्रॉब्लम होती थी कि लिखा क्या है और वर्ड मीनिंग्स क्या है। तो शुरू शुरू में काफी टाइम लगता था, बट धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कॉन्टेक्स्ट समझ में आने लग गया था। इवन इफ वर्ड मीनिंग मुझे नहीं पता है, फिर भी मैं कॉन्टेक्स्ट समझ जाती थी। तो धीरे धीरे करके मैं 1.5-2 घंटे पे आ गई थी, पर उससे कम मेरा नहीं हुआ। कुछ लोग बोलते हैं कि 40 मिनट्स में कर लेते हैं, तो मेरा कभी नहीं हुआ था, मेरा 1.5 घंटा ही था। तो अगर किसी को 1.5 घंटा भी लग रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। मुझे यही लगता था। बहुत अच्छा। तो ऐसा है कि ये हैबिट है कि कैसे आप उसको एक समय तक कवर अप कर पाओगे, तो वो इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सही होगा और अंडरस्टैंडिंग से होगा। नम्रता, आप टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी बात करते हैं। बड़ा एक मिथ्स रहता है कि बहुत पढ़ना पड़ता है, 14-15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, 12 पढ़ने, तब जाके किसी को आईएएस बनता है, राइट? आपका अनुभव क्या कहता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना चाहिए, और एवरेज आपके वर्किंग आवर्स कितने थे पढ़ाई के लिए? सर ऑनेस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास 11 महीने थे और मुझे प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करनी थी। तो फर्स्ट ईयर में मैंने सच में 14 घंटे पढ़ाई की थी फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले। वो मतलब झूठ नहीं है, वो जेन्युइन है। लेकिन ये भी सच है कि सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्लियर होने के बाद मेरा मोटिवेशन बहुत डाउन हो गया था। तब 5-6 घंटा पढ़ना भी एक टास्क लगने लगा था, क्योंकि मन नहीं लगता था, सब कुछ रिपीटेटिव लगने लग गया था। तब मैंने ये गोल बनाया था कि मैं 10 से 12 घंटे, 11-12 घंटे ऐसे रेगुलर पढ़ूंगी, एक शेड्यूल बना के। एंड एक चीज था कि वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट माई शेड्यूल, कि जिस टाइम में जो करना है वही करना है। तो अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो सिंपल तरीका है कि पढ़ाई को हैबिट बना लीजिए। कुछ और सोचिए मत, देयर इज नो अदर ऑप्शन, आपको उठ के बैठना पढ़ना ही है। तो लास्ट ये अटेम्प्ट में मैंने 10 से 12 घंटे ही पढ़ाई की है। उससे ज्यादा बहुत दिक्कत होता था, बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता था। लेकिन 10 घंटा तो लगेगा ही मिनिमम। तो एक साल के टारगेट मान लो, आज 2023 के बैच की हम बात करते हैं, तो एक कैंडिडेट को जो मान लीजिए आज शुरू कर रहे हैं, कि आज अगर आप बात करें अगस्त के महीने में, राइट, तो उसको आप क्या सलाह देंगे कि एवरेज कितने घंटे आप मेहनत करें तो आपका कोर्स कवर हो जाएगा और सिस्टमेटिकली पूरा कर पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि सर जो अभी शुरू कर रहा है ना, शुरू में बहुत अच्छा लगता है सब कुछ पढ़ने में, सब कुछ नया होता है, सब कुछ एक्साइटिंग होता है। तो लंबे आवर्स तक पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ सकते हैं तो 13 घंटा 14 घंटा पढ़िए। क्योंकि अगर कैपेसिटी, और बोलते हैं ना, जैसे कुछ टीचर्स बताते थे कि ये यू आर यंग, यू शुड वर्क हार्ड, ये मेहनत करने का समय है। तो जितना आप कर सकते हैं, आप 15 घंटा पढ़ सकते हैं, 15 घंटा पढ़िए। लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना इंपॉर्टेंट है, स्लीप कंप्लीट होना चाहिए, और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स वगैरह भी जरूरी है। तो आई वुड से कि 13-14 घंटा अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं पढ़ सकते तो 10-12 घंटा इज ऑल्सो फाइन। एक ओवरऑल कई बार स्टूडेंट जो है सोने के टाइम पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि नहीं हो पा रहा है तो कम सोना शुरू कर देते हैं। तो आपका सोने का टाइम लगभग एवरेज कितने घंटे का था? मैं कंटिन्यूअस नहीं सोती थी, पर दिन भर में मिला के मेरा 7.5 घंटा तक मैक्सिमम होता था। उससे ज्यादा मुझे एक्चुअली आदत नहीं है 10 घंटे की। आई डोंट नीड दैट मच स्लीप। कुछ लोग को होता है कि 8 से 10 घंटा, मेरा 6-7 घंटा इज फाइन फॉर मी। तो डिपेंड्स ऑन द बॉडी ऑल्सो। बट एक बेसिकली जो रियली नीडेड 6 to 8 आवर्स, उससे ज़्यादा बॉडी की होती नहीं है। इफ़ यू आर स्लीपिंग प्रॉपरली, अनरेस्टफुल स्लीप है तो फिर तो आपको दिक्कत आएगी। लेकिन हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि नींद उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका मेहनत भी है। क्योंकि यू नीड टू गो ऑन रेस्ट सो दैट आपके माइंड की अलर्टनेस हाई रहे, ग्रास्पिंग हाई रहे। सर की पूरा हफ्ता अगर आपने कम सोया, 6 घंटे 7 घंटे सो रहे हैं, और आपको लगे कि एक दिन यू नीड मोर स्लीप, तो संडे को एक दिन ज्यादा सो जाइए। इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है अपने बॉडी के साथ। तो बस ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि एनर्जी लेवल आपका हाई मेंटेन रहना चाहिए। जी जी। एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता, हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड फॉर सच ए लॉन्ग टाइम? ये तो एक ही साल मुश्किल होता है, आपने तो 3-3 साल गुजार दिए तैयारी करने के लिए दौरान में, राइट? तो आप जो है कैसे अपने को मोटिवेटेड रखा, जो आप दूसरों को सलाह देंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेगुलर क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आता होगा कि कैसे मोटिवेटेड रहें, तो क्या कहेंगे आप? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत सेल्फ मोटिवेशन था मुझे, क्योंकि पढ़ाई में बहुत मजा आता था। फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम में, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और सब कुछ एक नया वर्ल्ड खुल गया था मेरे लिए यहाँ पे आर्ट्स में, जो मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं था। तो मैं सोच रही थी कि मैं बहुत कुछ नया सीख रही हूँ, तो एंजॉय कर रही थी। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्लियर होने के बाद मोटिवेशन रखना बहुत मुश्किल था। तो उस समय जो चीज मुझे हेल्प किया वो है मेरे फैमिली का सपोर्ट। वो लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे, और क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट तक इंटरव्यू दे के आई थी, तो सबको था कि, और मुझे भी था कि आई कैन डू दिस, मतलब ये मेरे रेंज का चीज है। तो वो चीज एक मुझे मोटिवेटेड रखता था कि अगर मैं अच्छे से करूंगी तो मैं कर सकती हूँ। और दूसरा, बहुत सारा सक्सेस स्टोरीज अपने आसपास में देखती थी, अपने जैसे लोग जो सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उनको देख के भी मुझे मोटिवेशन मिलता था कि वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ।
बस यही था। और मैं आई ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव पीपल, जो कुछ भी नेगेटिव बात कर रहे हैं कि तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो वो था एक, मैं फैमिली के अलावा ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। और वही, अगर मन नहीं होता था तो मैंने उसको हैबिट बनाया था, शेड्यूल को फॉलो करना वाज माय मेन थिंग। एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग था, वो पीयर ग्रुप था मेरा, जिनके साथ मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करती थी। तो उसकी वजह से कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प होता था, कि अगर मन नहीं है तब भी आंसर्स लिखना है, क्योंकि डिस्कस तो करना ही है ग्रुप में। तो ये सब कुछ चीजें थी जो मैं यूज करती थी कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन के लिए। एक जो फ्रेज है कि फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस, यस आपके सर। बारे में यदि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट को लेके चलें तो आपने अपने फेलियर्स पे वर्क किए हैं, उनको पिलर्स बनाए हैं, ठीक है ना? तो वो आप फर्स्ट और सेकंड दोनों को ध्यान रखते हुए इस प्रोवर्ब को आप एक्सप्लेन कीजिए। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हो गया था, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि कैसे हो गया था, क्योंकि मैंने उतना एफर्ट पुट नहीं किया था जितना आइडियली करना चाहिए। टाइम भी लिमिटेड था और एक्सपीरियंस भी कम था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो भी गया होता सिलेक्शन, तो शायद मैं इतना कुछ नहीं सीख पाती जो मैंने सीखा है, जो फेल होने के बाद मैंने सीखा है। खुद को वापस से स्ट्रॉन्ग करना, फिर से वही किताबें लेके बैठना, और अनएंडिंग सिलेबस जिसमें समझ में भी नहीं आता कई बार कि यू आर डूइंग द राइट थिंग और नॉट। आप पढ़ रहे हैं घंटों घंटों, बट आपको कुछ समझ नहीं आता कि आप क्लोज पहुंच रहे हैं या और दूर जा रहे हैं। तो ये सारा चीज जो है, जो मेरा फेलियर्स था, उसको ही मैंने सोचा कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना तो है ही। तो फेलियर में जो जो मेरी गलतियां थी, जैसे मेंस में, फर्स्ट मेंस में जो मैंने मिस्टेक्स किए थे, आंसर के स्ट्रक्चर वगैरह मेरे अच्छे नहीं थे। मेरा कंटेंट ठीक था बट स्ट्रक्चरिंग वगैरह मुझे आता नहीं था, तो उस पर मैंने वर्क किया। फिर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो प्रीलिम्स के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया, जितना कुछ हो सकता था उतना सब पढ़ लिया, प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल कर लिया। तो जो जो मैं कर सकती थी वो सब मैंने किया, और सारा कुछ फेलियर से ही सीखा, क्योंकि सक्सेस मिलता है तो इंसान उतना नहीं सीख पाता है जितना फेलियर से सीखता है। तो आई एम ग्लैड कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अब ये बोलूंगी, क्योंकि एज ए पर्सन फिर मैंने बहुत इवॉल्व किया। वेरी गुड। तो आपके लिए डॉक्टर सोहनलाल द्विवेदी जी की जो लाइन है ना, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, उसके अंत में कवि ने लिखा है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आपकी जो जय जयकार आज हो रही है, बहुत लोगों को, आपके साथी, आपके फ्रेंड्स को लगेगा अरे ये तो बड़ी किस्मती है, इसका तो हो गया। लेकिन जब ये जानेंगे आपकी और आपकी ये बात को सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि संघर्ष करके ही इंसान कहीं तक पहुंचता है। और आपने बहुत पॉजिटिव ढंग से अपने फेलियर्स को लिया कि उससे सीखा, और आप कह रहे हैं कि शायद मैं सीख नहीं पाती यदि पहले बार सिलेक्शन होता, तो आपके आगे के करियर में, लाइफ में भी ये बहुत काम आने वाला है, राइट? थैंक यू। Yaksh Chaudhary, and I have secured All India Rank 6 in Civil Services Exam 2021. And I have appeared at the mock interview in Chanakya IAS Academy for 2 mock interviews in my this 2021 attempt. And I find the board very cordial and the questions were very relevant. Especially the focus was on the current affairs part. So it gave me a glimpse and also simulated the environment of the real civil services interview. So it was very helpful. Thank you. अब आपसे हम 3 स्टेज के एग्जाम है, तीनों के बारे में थोड़ा कुछ हम पॉइंट्स चाहते हैं कि प्री के बारे में। वैसे तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ही आपने भी किया और करना चाहिए किसी को, लेकिन प्रीलिम्स में कुछ खास पॉइंट्स जिन पे ध्यान रखना चाहिए ताकि आप कैजुअली ना लें और आप सिलेक्शन जरूर हो, क्योंकि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो वो क्या कहना चाहेंगे? सर प्रीलिम्स में मुझे लगता है प्रैक्टिस इज द की, और मल्टीपल रिविजन्स। पढ़ तो हम लोग सब कुछ लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, बट प्रीलिम्स में क्या होता है, बहुत स्पेसिफिक चीज हमें बतानी होती है, बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स। आजकल तो एलिमिनेशन करना और डिफिकल्ट हो जा रहा है, ऑप्शंस बहुत क्लोज हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें मेमोराइज भी करनी पड़ती हैं, और विथ को बढ़ाना पड़ता है थोड़ा। ज्यादा किताबें पढ़ लीजिए, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री, इकोनॉमिक सर्विस, सब कुछ थोड़ा जो भी ट्रेंड है उसको देख के थोड़ा पढ़ लीजिए। हालांकि ट्रेंड तो चेंज होता रहता है, स्टिल जो भी हाथ में है उसको करते हैं, और प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अपार्ट फ्रॉम दिस टेस्ट सीरीज, मैं डेली बेसिस पे भी कुछ 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स के सॉल्व करती थी, जो भी वेबसाइट्स वगैरह पे मिल जाते थे। तो मेरा एलिमिनेशन टेक्निक धीरे धीरे डेवलप होता था। इवन इफ मैंने ज्यादा टेस्ट नहीं किए हैं, मेरे महीने में 300 क्वेश्चन किए हुए रहते थे, तो ये मैं प्रीलिम्स के 6 महीने पहले से ही शुरू कर देती थी। और उससे कुछ अगर इंपॉर्टेंट मुझे मिलता था तो मैं नोट डाउन भी कर लेती थी, ताकि बाद में रिवाइज कर सकूं। तो प्रीलिम्स में तो मेन क्वेश्चन सॉल्विंग ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो मेन रीजन यही था कि मेरा प्रैक्टिस कम था, क्वेश्चन सॉल्विंग कम था। कंटेंट आता था बट अप्लाई नहीं कर पा रही थी, कुछ चीजें जो पढ़ी हुई थी
वो भी मैं सोच नहीं पाई एग्जाम में, एग्जाम से बाहर निकल के मैं सोच पाई, क्योंकि प्रेशर इतना होता है। तो प्रेशर हैंडलिंग के लिए अपने आप को खूब ज्यादा प्रैक्टिस करके प्रिपेयर करिए। प्रीलिम्स के लिए मेन वही है मेरे हिसाब से। और उसी तरह से हम मेंस के यदि पूछे कि कोई खास पॉइंट्स जो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन का स्टाइल बड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो क्या कहना चाहिए? मेंस के लिए तो सबको जैसे पता ही, आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर आंसर राइटिंग में भी क्या होता है, हम लोग के पास थॉट्स होते हैं बट वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। हम सोच नहीं पाते कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, बॉडी में क्या लिखेंगे, किस तरह से अपने आंसर को मॉडिफाई करेंगे। तो जनरल आंसर सब लोग लिख लेंगे, शायद मैं किसी भी एस्पिरेंट के पास जाऊंगी वो एक जनरल आंसर लिख लेगा, लेकिन उस आंसर को और अच्छा बनाने के लिए मैंने जैसे टॉपर्स की बहुत सारी कॉपीज देखी थी कि आखिर वो क्या ऐसा लिख रहे हैं कि उनको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं और मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो उसमें मैंने देखा कि ये लोग डेटा वगैरह लेके आते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं अपने आंसर्स को, जनरल चीजें नहीं लिखते हैं। किसी भी चीज का अगर बात करें तो उसको सब्सटेंशिएट करते हैं। तो ये सब मैंने वैल्यू एडिशन के नोट्स खुद से बनाने चालू किए, डेटा कलेक्ट करना, एग्जाम्पल्स कलेक्ट करना और ये सारी चीजें। और मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चालू की, डेली आंसर राइटिंग करती थी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो डेली हम कुछ क्वेश्चंस लिखते थे और डिस्कस करते थे। तो अपने फ्रेंड्स का कोई स्टाइल या कुछ अच्छा लगता था तो मैं वो भी आराम से चुरा लेती थी कि इसको मैं यूज करूंगी। अच्छे चीज़ों को लेना, बोरो करना, या आपने बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग बोला, चुरा लिया उसको, तो वो भी दैट इज अ गुड थिंग। इस तरह की चोरी काम की चोरी होती है। राइट। वही एक दूसरे से सीखना इम्पोर्टेंट है। और एक एस्से वगैरह पे मैंने ज्यादा काम किया था इस मेंस में, क्योंकि एस्से मुझे लगता था मेरा स्कोरिंग है एरिया है, मैं इसमें स्ट्रांग हूँ। तो अपने स्ट्रेंथ पे काम करना भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो वीकनेस है शायद आप उसको पूरा एलिमिनेट नहीं कर पाइएगा, लेकिन आपको अपने स्ट्रेंथ वाले एरिया में ज्यादा स्कोर करना चाहिए ताकि आपको एज मिले। तो मैंने एस्से की हाँ नहीं ठीक है, बोलिए आप पूरी। जी, एस्से की मैंने बहुत प्रैक्टिस की इस बार। और आंसर राइटिंग जब प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ ना, तो वो टाइम मेंस की प्रिपरेशन के लिए बहुत गोल्डन पीरियड होता है। जो उस टाइम को यूटिलाइज कर लेता है उसका अगले मेंस के लिए काफी कुछ सेट हो जाता है। तो उस टाइम मैंने बहुत प्रैक्टिस की मेंस में, मेनली तो यही है। और वही जो मैंने बताया, आंसर को एनरिच करना, दैट्स इट। अभी आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात करी कि जो अच्छी बात अपने दोस्तों को लगती थी या पीयर ग्रुप में, तो उसको चुरा लेती थी, राइट? तो आप मुझे ये बताइए कि जिनसे चुराया उनका सिलेक्शन हुआ कि नहीं? सर अभी तक तो नहीं हुआ है, बट वो जरूर जाएगा, आई एम होपफुल। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छी चीज़ किसी से ले लिया, हो सकता है कि उनको टाइम लगे, अब हो सकता है अब आप उनको हेल्प कर सकें कि भाई आपसे तो ये चुराया था, लेकिन अब हमारे लिए कुछ बात आप भी ले लीजिए, सिलेक्शन तो दोनों में। मैं उनको बता देती थी कि आई विल यूज दिस, आई लाइक दिस थिंग ऑफ योर्स। चुराना नहीं एग्जैक्टली, बट सीखना एक दूसरे से। दैट इन ए गुड वीट एंड ह्यूमर, इट्स ए गुड वर्ड कि अपने दोस्तों की अच्छाई को कई बार हमने ले लिया, और वो लोग तो नॉर्मली एरोगेंस में नहीं लेते, अच्छा चलो इसका क्या स्टाइल, हमें क्या लेना। अच्छी बात लेनी चाहिए, और जो उनकी अच्छी उनको बता भी देना चाहिए कि आज मुझे सक्सेस इसी से मिला, तो आप इसको रखिए, और जो मुझे नॉलेज है वो आप थोड़ा ले लीजिए। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैंने चीज देखी कि इवन इफ जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा 2-3 अटेम्प्ट से, उनका आंसर राइटिंग काफी अच्छे लेवल का होता है। तो ये चीज देख के मुझे लगा कि सीखना चाहिए इन लोगों से। कई बार लोग प्री में निकल नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि वहाँ की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, वो लेकिन मेंस की तैयारी में अच्छा करते हैं, तो दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। अब आपसे मैं थोड़ा इंटरव्यू के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका पहली बार नहीं हुआ सिलेक्शन, उसमें एक बहुत बड़ा कारण रहा कि इंटरव्यू नंबर आपके कम आए। पहली बार कितने नंबर आए थे? 145 नंबर, 145? नो सर, 124। 124, वेरी वेरी लेस। चूंकि पहली बार में होती तो मेरे ख्याल से 45 मार्क्स के आसपास का गैप रह गया था, तो आपको इमीडिएटली पहले राउंड में ही सिलेक्शन हो जाता, बेशक चाहे रैंक थोड़ी प्लस माइनस जो भी होते, राइट? अब थर्ड अटेम्प्ट में आपने इंटरव्यू कितने नंबर आ गए आपके? 168 सर। तो ये यदि मैं सफर पूछूं कि भाई सिविल सर्विसेज पर्सनालिटी टेस्ट में क्या देखना चाहते हैं जो आप पहली बार नहीं कर पाई, और आपने अपने सेकेंड अटेम्प्ट जब इंटरव्यू में गई अब सेकेंड टाइम, तो उसमें कर दिया आपने, वो क्या है? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था इंटरव्यू के पहले, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा पैनल फेस कर रही थी मैं। और मेरा प्रिपरेशन लेवल पढ़ाई कंटेंट वाइज हो गई थी, बट आंसर्स को स्ट्रक्चर करना इंटरव्यू में कैसे है वो मैं नहीं सीख पाई थी। जब अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता था तो मेरे आंसर्स थोड़े हाफजर्ड टाइप से होते थे, जो हो सकता है उनको लगा होगा कि इसको अच्छे से पता नहीं है इसलिए नहीं बता पा रही है। तो जब इस बार इंटरव्यू देना था तो मुझे सबसे ज्यादा डर तीनों स्टेजेस में इंटरव्यू से ही लगता था, क्योंकि मेरा इंग्लिश स्पीकिंग भी उतना, फ्लुएंसी तो है बट उतना जल्दी जल्दी सोच नहीं पाती हूँ और उतना जल्दी जल्दी बोल नहीं पाती हूँ, तो ये प्रॉब्लम होता था। तो फिर इस बार मैंने क्या किया कि एक तो स्ट्रक्चरिंग मैंने नोट्स में ही चालू किया आंसर्स का। कोई भी क्वेश्चन होता था तो 1 2 3 पॉइंट्स ये मॉक में ही मुझे बताया था सर लोगों ने, तो वो करना चालू किया। और दूसरा फिर मैंने ये, क्योंकि मैं वर्स्ट तो देख ही चुकी थी, तो मैंने सोचा कि अब इससे बुरा तो क्या ही होगा, तो इस बार इंटरव्यू में अच्छा ही करना है। तो कॉन्फिडेंस मैंने थोड़ा इस बार अपना हाई रखने का कोशिश किया,
और इस बार मैंने ज़्यादा मॉक लिए, जितने ले सकती थी उतने मॉक लिए। और जो जो भी फीडबैक मुझे मिला था, जो भी मुझे लगता था कि रेलेवेंट है, उस पर मैं बहुत सिंसियरली वर्क करती थी। और इस बार मुझे टाइम भी ज़्यादा मिला था, लकीली मेरा इंटरव्यू काफ़ी लेट से था, तो ये सारा चीज़ कंबाइन होके मुझे जो 45 मार्क्स का गैप लास्ट टाइम रह गया था वो इस बार हो पाया। और इस बार मैं काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ गई थी। लास्ट टाइम मुझे डर था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस बार था कि अब जो भी है यही है। तो ये एक हेल्प हुआ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से। यदि आपको पॉइंट फॉर्म में कुछ पूछूं कि जो सिविल सर्विस पर्सनालिटी टेस्ट में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, तो क्या बताएंगे आप? एक फर्स्ट है कि नो योर सेल्फ वेल, डैफ अपना पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली उसके अराउंड ही होते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं अपना डैफ भी 100 अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। मुझे अगर आप इफ यू आर नॉट नोइंग अबाउट योर स्टेट देन इट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैड। फिर दूसरा चीज ये है कि अपना स्पीकिंग स्किल्स, अगर कुछ लोग हैं जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं या उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, तो अपना स्पीकिंग स्किल्स पे काम कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात कीजिए, मिरर प्रैक्टिस और ये सब जो कर सकते हो करिए। और तीसरा है मॉक लीजिए जितना ले सकते हैं, क्योंकि उससे एक अच्छा माहौल मिलता है और उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। अगर नेगेटिव फीडबैक भी मिलता है तो उससे आपको हेल्प भी है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के दिन। इंटरव्यू के दिन ऐसा माहौल होता है यूपीएससी में, इतने सारे कैंडिडेट्स सब बैठ रहे हैं और थोड़ा प्रेशर फील होता है, थोड़ा स्ट्रेस फील होता है। तो उस दिन उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को थोड़ा दूर रख के उसको इंटरनलाइज मत कीजिए उस प्रेशर को, और सोचिए कि बस आप ही हैं और बस इंटरव्यू पैनल है और लोग नहीं है। तो ये चीज मैंने यूज किया स्ट्रेस को कम करने के लिए, और ये एटीट्यूड के साथ जाइए कि जो होगा देख लेंगे। तो दिस वर्क फॉर मी दिस टाइम। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड कि मुझे सक्सेस मिलेगा और जो होगा वहीं जा करके देखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा प्री कंसीव्ड आइडियाज एंड नोशन के साथ ना जाए। टू फ्लो विथ एनीथिंग एंड नॉट टू ब्लफ, टेक इट एज इट इज़। जाना समझ में आया तो आप नो कहिए, जहाँ जानते हैं वो करिए, बट यू गो विथ ऑल पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। बहुत अच्छा है नम्रता, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो बात कही लोगों को बहुत काम आए होंगे और आपकी सक्सेस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लोगों को। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम एंड हेल्पिंग द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। गॉड ब्लेस यू। Thank you so much, sir. It was nice talking to you. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.